जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। हमने लास्ट वीक में रिकन्सिलिएशन ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस हवाले से भी ज़िक्र किया। दोनों मेथड्स के प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में क्या फ़र्क है और कुछ हमने उसको डिसीजन मेकिंग से लिंक करना है, तो इंशाल्लाह वो आज हम लिंक करेंगे। बट एनीवेज, बिफोर commencing and today's proceeding, if there's any question from the last day's lecture, तो आप वो सवाल अगर कोई जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। Instead of writing it in question answer session, please raise your hand and ask your question. रुतबा यू saying आवाज़ नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही आवाज़, अगर दोबारा लिख दें या वैसे बता दें आवाज़ अब आ रही है या नहीं। जी, ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी, सुन सकते हैं आप मुझे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको या नहीं। So the people who have joined the class, if there is any question in your mind, you may ask now. आप थैंक यू यूसुफ साहब, आप सुन सकते हैं, बाकी लोग भी आई होप सुन सकते हैं। जी, सो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ मैं प्राइगली बात स्टार्ट करूँगा। वी हैव 2-3 मिनट्स जिसमें अगर कोई सवाल है आपका, जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, अगर आपने उनको सॉल्व किया है और उसमें कोई इशू है, कोई सवाल है आपका उससे रिलेटेड, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, तो कोई सवाल नहीं है, चले एनीवेज फिर हम अगली बात स्टार्ट करते हैं। जी, हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था वेरिएबल कॉस्टिंग जो है वो एक टूल है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए जी ओके फाइन। जी, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी मैं उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, हमने जिक्र किया था कि वेरिएबल कॉस्टिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग का टूल है। तो वेरिएबल कॉस्टिंग को हमने रिलेट करना है अल्टीमेटली फॉर मेकिंग सम डिसीजंस। बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे देयर आर मैनी डिसीजंस व्हिच आर गोइंग टू बी मेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स, बाय द बिजनेस मैनेजर्स। सो व्हाट वी हैव टू डू इन फैक्ट,
So what we have to do is, in fact, we have to use that variable costing technique for making those decisions. और उनके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसकी बुनियाद पे हमने जो कुछ फैसले करने हैं उनको यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। और स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी। रीज़न क्या है, कुछ थोड़ी बैकग्राउंड पहले बिल्ड करते हैं, फिर इसको लिंक करते हैं कि डिसीजंस हम किस तरीके से करेंगे, और फिर उसको कैलकुलेशंस के साथ भी लिंक करेंगे। एक बेसिक उसूल आपको किसी भी तरह के डिसीजन के हवाले से समझना है कि जो डिसीजन कोई सा भी करना हो, प्राइमरली दैट इज़ बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एनालिसिस, जिसे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। हम अपनी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे उस डिसीजन से होने वाले बेनिफिट्स के साथ। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा और कॉस्ट कम है तो फिर हम उस चीज़ के फेवर में जाएंगे, और अगर बेनिफिट्स कम और कॉस्ट ज़्यादा है तो शायद हम उस चीज़ को ऑप्ट नहीं करेंगे। तो ये किसी भी तरह के डिसीजन के लिए यही क्राइटेरिया जनरली यूज़ किया जाता है। व्हाट वी हैव टू डू, इनफैक्ट हमें समझना है कि यूजुअली बिजनेस को किस तरह के डिसीजंस करने पड़ते हैं, और उनसे कुछ गाइडलाइन लेनी है कि अगर इन तरह के डिसीजंस के लिए इस तरह का एनालिसिस होता है, सो वट एवर टाइप ऑफ चैलेंज, वट एवर टाइप ऑफ सिनेरियो मैनेजर्स को फेस करना पड़ता है, उसके अंदर भी इसी तरह से एनालिसिस करने के बाद हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइन बताई गई है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इंक्रीमेंटल एनालिसिस यूज़ करता है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस के इस पर हम आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। फर्दर ये चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि डिसीजंस जो मैनेजमेंट करती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ख़ास पैटर्न फॉलो करें। मतलब जिस तरह का फ़ैसला मुझे करना पड़ रहा है उसी तरह का आपके बिजनेस में भी सर्कमस्टांस के सिनेरियो अराइज होता है, ये ज़रूरी नहीं है। फिर सेकेंडली डिसीजंस, अगर एक ही बिज़नेस की बात भी कर लें तो जो डिसीजंस करने पड़ रहे हैं आज कुछ और तरह के डिसीजंस करने पड़ रहे हैं, कल शायद कुछ और तरह के डिसीजंस करने पड़ रहे हों। तो इस स्लाइड के अंदर भी ये बात समझने वाली है कि यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं होते, डिसीजन वेरी करते रहते हैं। सेकेंडरी डिसीजन जो होते हैं वो वेरी करते हैं स्कोप के अंदर भी, अर्जेंसी में भी, इम्पोर्टेंस में भी। मीन क्या चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ कितनी अर्जेंट है, उसका एनएसआर भी, उसकी चीज़ की बुनियाद पर भी हम एनालिसिस करते हैं। और यूजुअली जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो नीचे आपको लिखे नज़र आ रहे हैं कि पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, डिटर्मिन और इवेल्युएट करें पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देन एक डिसीजन बनाएं, और डिसीजन लेने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बाद सो नहीं जाना, हमने इवेल्युएट करना है लेटर ऑन। जो हमने डिसीजन इम्प्लीमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करना है, इवेल्युएट करना है हमने उनको। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर दो तरह के इंफॉर्मेशन है जिसको कंसिडर किया जाता है। वन इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अनदर वन इज़ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसको हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर से क्या मुराद है कि वो तमाम फैक्टर्स जो रेवेन्यू कॉस्ट से रिलेटेड हैं, जैसे मैंने भी बोला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, हम इन चीज़ों को पहले प्राइमरीली इवेल्युएट करेंगे। इनको इवेल्युएट करने के बाद देन वी विल गो टुवर्ड्स नॉन फाइनेंशियल या क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या हैं इन डिटेल, ये मुख्तलिफ तरह के डिसीजंस के हवाले से कैसे कैसे हो सकते हैं, उनको मज़ीद अभी हम थोड़ी देर में जिक्र करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन एग्जांपल से थोड़ा सा हम आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ रेवेन्यू और कॉस्ट की बात करेंगे। सेकेंडली हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट क्या होगा उस फैसले का, उसकी बात कर रहे होंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो मैंने आपके सामने रखा कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होंगे, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की ही बात हो रही है। और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे मैं क्वालिटेटिव फैक्टर कह रहा हूँ, आप किसी काम के बारे में कोई भी डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग रन में आपको इम्पेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं उनको। जैसे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं सीजन एम्प्लॉयज़, लर्नड एम्प्लॉयज़, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ अगर आपको वो छोड़ के जाना शुरू हो जाएं
तो फौरी तौर पे तो शायद कोई इम्पैक्ट ना हो, बट इन लॉन्ग रन अगर देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कोई भी फैसला कर लेते हैं, लेकिन उससे जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया है, आप उसके वेस्ट चीज़ों के बाहर फेंक रहे हैं, इससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, कंपनी के इमेज पे इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसिडर करना है हमेशा भी डिसाइड करते हुए। व्हाट इज़ दिस इंक्रीमेंटल अप्रोच? इसे डिफरेंशियल अप्रोच भी कहते हैं और इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कहते हैं। आपके पास मौजूद है इनफैक्ट जो बुक, उसके अंदर से आपको ये चैप्टर जो रेफ़र किया गया उसका टाइटल वहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है वो डिफरेंशियल एनालिसिस के नाम से है। ये डिफरेंशियल एनालिसिस भी कहते हैं, इसे इंक्रीमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। जब भी हम चॉइस की बात कर रहे थे अभी, जब हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बात की, तो हमने कहा पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल विद अस। हम उन ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उनको इवेल्युएट करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड देन फाइनली डिसाइड करेंगे। तो जो डिसीजंस होते हैं ये इन्वॉल्व करते हैं चॉइस अमंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। या तो ए ऑप्शन अवेल करेंगे या बी ऑप्शन अवेल करेंगे, या जैसे आज चल रहे हैं ऐसे चलेंगे, या जो एक प्रपोज सोल्यूशन हम बिल्ड कर रहे हैं हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी और जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है आमतौर पे एनालिसिस करते हुए, ये जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है आमतौर पर एनालिसिस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फाइनेंशियल डेटा, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर जो हो सकता है उसमें रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों भी चेंज हो सकते हैं। सिर्फ रेवेन्यू चेंज हो सकती है, सिर्फ कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। ये थोड़ी सी बात जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम एग्जांपल्स पे जाएंगे तो हमें थोड़ी सी ज़रा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। ये जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ तरह की कॉस्ट को जो कंसिडर करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात लिखी हुई है रेलेवेंट कॉस्ट, और दूसरी बात लिखी हुई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और तीसरी बात लिखी हुई है संक कॉस्ट। ये क्या है मैं अभी आपके सामने एलैबोरेट करता हूँ, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से कॉमन टाइप ऑफ डिसीजन हैं जो हर बिजनेस में आम तौर पे जनरली बिजनेस डिसीजन मेकर्स को जिनका सामना करना पड़ता है। ये वो मोस्ट कॉमन टाइप के डिसीजंस हैं जिनका बिजनेसेस को आमतौर पे सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सेप्ट एन ऑर्डर एट अ स्पेशल प्राइस। व्हाट डज इट मीन? देखिए, हम अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जनरली मुख्तलिफ कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं और हम एक ख़ास प्राइस पे सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम वो चीज़ 10 रुपये पर यूनिट में बेच रहे हैं और एक कस्टमर आता है हमें आके कहता है कि ये चीज़ मुझे 7 रुपीज़ पर यूनिट में बेच दें आप। तो सवाल ये है कि हम बाकी तमाम लोगों को वो 10 में बेच रहे हैं, वो जो 7 वाला बंदा है जो आके हमें ऑर्डर प्लेस कर रहा है, एक स्पेशल ऑर्डर दे रहा है एक स्पेशल प्राइस पे कि हमें ये चीज़ें बना दें और आपको इसके बदले में पर यूनिट में 7 रुपीज़ दूंगा। तो हमें ये डिसाइड करना है शुड वी एक्सेप्ट दैट ऑर्डर और रिजेक्ट दैट ऑर्डर। उस स्पेशल प्राइस पे हमें वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात लिखी हुई है मेक और बाय कंपोनेंट्स, पार्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट्स। हम जो चीज़ बना रहे हैं उस चीज़ को बनाते हुए हमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इन सर्टन केसेस ये पॉसिबल है कि वो इंग्रेडिएंट्स हम खुद बनाएं और उससे फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाएं। ये भी पॉसिबल है कि हम वो इंग्रेडिएंट्स खुद नहीं बनाएं बल्कि हम वो मार्केट से ख़रीदें और उन चीज़ों को लेके हम फिनिश प्रोडक्ट बना दें। बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कि एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यूजुअली जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल यूनिट्स हैं। आप देखते हैं कि कोई ऐसे भी टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जिनके अंदर फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें बनाई जा रही है। मीन अगर आप टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें तो जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला प्रोसेस है वो इनफैक्ट ये जो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला प्रोसेस है इस सारे मैन्युफैक्चर करने के अंदर, वो इनफैक्ट है जी आपका कि आपने सबसे पहले
आई वाज जस्ट व्यूइंग अ क्वेश्चन, एक साहब ने कहा कि मुझे ऐड कर दें, चले मैं बाद में ऐड कर लूँगा भाई, इसीलिए मैंने कहा था कि टाइप करके सवाल ना करें, ज़रा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। चलें, तो जो बात मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर बनाने का, कपड़ा बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो कॉटन जिनिंग का है। कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो कॉटन जिनिंग का काम खुद करती हैं। कॉटन जिनिंग के बाद अगला स्टेप है जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं, जिसमें धागा, यान या फाइबर जिसे कहते हैं वो बनाया जाता है। उससे अगला स्टेप है जिसके अंदर आप वीविंग का काम करते हैं, कपड़ा वीव किया जाता है धागे से। और देन उससे अगला स्टेप है डाइंग फिनिशिंग का। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जो कि कपड़ा बनाती हैं और बेच देती हैं, यानी वो कॉटन से लेके हो सकता है वीविंग का काम भी करते हों, स्पिनिंग का काम, वीविंग का काम, डाइंग फिनिशिंग का काम करते हों, और फिर कपड़ा बन गया तो कपड़े को सेल कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसे भी आपको यूनिट्स मिलेंगे कि ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो शायद सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ा बनाने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि वो कपड़ा बनाने के बाद कपड़ा बना के गारमेंट्स बना के बेचने का भी काम करते हैं। तो यू विल सी मैनी ब्रांड्स जो ये काम कर रहे हैं। अगर आप निशात का नाम आपने सुना है तो निशात वाले वो बेसिक स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक वो कपड़ा भी बना के बेचते हैं और वो गारमेंट्स भी बना के बेच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे और ब्रांड्स, रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं जिनको आप देखें तो शायद वो कपड़ा बनाने के बारे में आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा, वो गारमेंट्स बना के बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल जे डॉट एक ब्रांड है, एलमेरा एक ब्रांड है, एंड सो ऑन, देयर आर मेनी अदर ब्रांड्स। ये लोग कपड़ा खुद नहीं बना रहे, ये कपड़ा खुद नहीं बना रहे, बल्कि ये कपड़ा बनाया ख़रीदते हैं और उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे गारमेंट्स कह रहे हैं, वो बेच रहे हैं। सो जो लोग कपड़ा बना रहे हैं और जो लोग कपड़ा नहीं बना रहे, तो वाई दे आर नॉट मेकिंग क्लॉथ, इसका मतलब या तो निशात वाले गलत काम कर रहे हैं या फिर जे डॉट वाले। तो ऐसा नहीं है, उनका ये फैसला कि उन्हें कपड़ा बनाना है, और जे डॉट का ये फैसला कि उन्हें कपड़ा नहीं बनाना बल्कि मार्केट से बाय करना और फिर आगे लेके चलना है। तो वो डिसीजन किसी एनालिसिस की बुनियाद पे हुआ होगा जिसे हम मेक और बाय डिसीजंस कहते हैं, कि खुद बनाएं या मार्केट से ख़रीदें। अगर हमें मार्केट से चीज़ सस्ती मिल रही है और ख़ुद बनाने पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो फिर शायद हमें मार्केट से ख़रीदना सूदमंद है। लेकिन ये फ़ैसला जो करना है कि ख़ुद बनाएं या मार्केट से ख़रीदें, ये एनालिसिस जो होगा इसके अंदर, उस एनालिसिस की बुनियाद पे ही आप ये फ़ैसला कर पाएंगे कि हमें चीज़ खुद बनानी चाहिए या मार्केट से ख़रीद लेनी चाहिए। इसी तरह से सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस हैं कि चीज़ हम एज इट इज़ बेचते हैं या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। व्हाट डज़ इट मीन कि एज इट इज़ बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। ये जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, इसकी मिसाल भी ले लें तो कोई बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पिनिंग मिल्स हैं, जिनकी जो सिर्फ स्पिनिंग का काम करते हैं, यानी यान बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। जैन या वो यान या फाइबर बनाने के बाद वो उसको आगे वीव नहीं करते, वो वीव नहीं करते, वो एज इट इज़ उसको सेल कर देते हैं, यानी वो सिर्फ धागा बना के बेची जा रही हैं। और जिन लोगों ने वीविंग मिल्स लगाई हुई हैं वो वीव करने के लिए धागा ख़रीदते हैं और वीव करते हैं। हो सकता है वो डाई फिनिश भी करते हैं और उस कपड़े को आगे सेल कर देते हों। तो जिस कंपनी ने ये फ़ैसला करना है कि ये जो प्रोडक्ट मल्टीपल स्टेजेस से होके गुज़रती है उसको एज इट इज़ सेल कर दिया जाए किसी एक लेवल के बाद, ये इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए, ये फ़ैसला भी कुछ एनालिसिस रिक्वायर करता है। आप इसको मज़ीद सादगी से समझना चाहते हैं तो हमारे यहाँ मार्केट में जो फर्नीचर मिलता है ये दो तरह से मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके शोरूम्स हैं जहाँ पे आपको फर्नीचर जो है वो पेंट पॉलिश किया हुआ पड़ा हुआ मिल जाता है। लेकिन आप देखें तो ऐसा भी होता है कि आपको विदाउट पेंट पॉलिश फर्नीचर भी मार्केट में मिलता है, अनफिनिश्ड जिसे आप कह सकते हैं।
लोग उसको खुद बाय करते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से रंग रोगन, अपनी मर्ज़ी से पेंट पॉलिश जो भी करवानी है वो अपनी मर्ज़ी से भी करवा सकते हैं। तो जो बंदा फर्नीचर को पेंट पॉलिश करके सेल कर रहा है और एक वो बंदा जो विदाउट पेंट पॉलिश किए सेल कर रहा है, उन्होंने भी फैसला किया होगा कि हम एज इट इज़ सेल कर दें या चीज़ को फर्दर प्रोसेस करके बेचें। इस चीज़ का लिंक थोड़ा बहुत आपके जो जॉइंट प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उससे भी लिंक होता है। जॉइंट प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं कि अगर आप एक ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस करें और उसके नतीजे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जनरेट हो जाएं, उन्हें आमतौर पे जॉइंट प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप वीट गंदम को प्रोसेस करते हैं, तो गंदम को प्रोसेस करने के नतीजे में यू आर गोइंग टू गेट वी, वो आप आटा भी हासिल कर रहे हैं, फ्लोर जिसे कहते हैं। आप उसके अंदर से सूजी, मैदा एंड ऑल दैट, ये तमाम चीज़ें हासिल कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इसको एज इट इज़ बेच दिया जाए या फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए। तो एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है जिसके बाद चीज़ों की जो प्रोसेसिंग है वो मुख्तलिफ हो जाती है। तो क्या वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जब ये चीज़ें अलग-अलग होंगी तो उनको मज़ीद प्रोसेस करके बेचा जाए या एज इट इज़ बेच दिया जाए? जैसे ये जो ब्रान होता है उससे वो ब्रेड वगैरह भी बनती है, रोटी वगैरह भी बनती है। तो इज़ इट नेसेसरी जो फ्लोर मिल है वो उस ब्रान से फर्दर बनाए ब्रेड वगैरह या ऑल दैट, वो उस ब्रांड को एज इट इज सेल कर देते हैं और कोई और उसको बाय करता है, उससे फिर फर्दर वो प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को सेल करता है। तो सेल और प्रोसेस फर्दर भी फैसले हैं जिनको हम डिसाइड करते हैं। फिर लिखा हुआ है रिपेयर, रिटेन और रिप्लेस इक्विपमेंट। हम मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन के लिए चला रहे हैं और उन प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए जब हम यूज़ कर रहे हैं उन प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स को, उनको यूज़ करते हुए हम उनके नतीजे में कोई प्रोडक्शन हम हासिल करते हैं, प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को जब हम हासिल करते हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही हो ड्यू टू दैट रीज़न कि जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारी मशीनरी है, वो हमारा इक्विपमेंट या मशीनरी जो है वो पुरानी है, आउटडेटेड है, जिसकी वजह से चीज़ें जैसी बननी चाहिए शायद उस तरह से नहीं बन पा रही। तो अगर हम अच्छी तरह से चीज़ें नहीं बना पा रहे, क्वालिटी इफ़ेक्ट हो रही है, तो वी मे डू वन थिंग। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ऑलरेडी इक्विपमेंट पुराना लगा हुआ है, उस पुराने इक्विपमेंट की जगह हम कोई नया इक्विपमेंट बाय कर लेते हैं। यू नीड टू डिसाइड, आपको फैसला करना है कि इक्विपमेंट जो आपके पास मौजूद है, क्या उसको रिपेयर करा के काम चला लिया जाए या आप उसको रिटेन करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो रिपेयर रिटेन का मतलब आप रिपेयर करा के रिटेन कर लें और काम चला लें, या रिप्लेस कर दें। कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदा मंद है, ये फ़ैसला करना है और ये फ़ैसला भी कुछ एनालिसिस रिक्वायर करता है। आपके पास मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं बिज़नेस के, तो जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं बिज़नेस के, मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, तो क्या किसी बिज़नेस जो कि सेगमेंट अनप्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है, उस अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट को, उस अनप्रॉफिटेबल डिवीजन्स को क्या एलिमिनेट कर दिया जाए? एलिमिनेट करने से हमारा प्रॉफिट बेहतर हो रहा है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, या चलाने से बेहतर हो रहा है, ये फैसला भी करना पड़ता है इदारों को। जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था जब हमने सेगमेंट मार्जिन एनालिसिस के हवाले से बात की, तो उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा एक डिवीज़न था वो हमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा था सेगमेंट के अंदर। तो अगर उसको हमने निकाला, उसको ड्रॉप कर दिया उस डिवीजन को, तो हमारा इदारे के अंदर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो गई। तो हमने ये मुख्तलिफ तरह के फ़ैसले हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है जो 5-6 हमने बोले हैं यही जो फ़ैसले हैं जो किसी भी बिज़नेस के अंदर किए जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसीजंस हैं विच एवरी बिजनेस, विच एवरी एंटरप्रेन्योर, विच एवरी डिसीजन मेकर इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फेस। और अगर हम इन डिसीजंस को समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली हम इससे जो लर्निंग टूल या लर्निंग टेक्निक समझेंगे
हम उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन सम अदर थिंग्स आल्सो। अब यहाँ पे जितनी भी बातें हुई हैं, इन बातों को अगर आप सम अप करें तो कोई भी फैसला, उन जो सारे फैसले आपके सामने लिखे हुए हैं, किसी भी तरह का आपने डिसीजन करना, उन तमाम तरह के डिसीजंस का अनुसार एक चीज़ पे है, वो क्या, जिसे हमने फाइनेंशियल फैक्टर कहा या फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहा, जिन्हें क्वांटिटेटिव फैक्टर्स मैंने कहा, वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप कॉस्ट को कंपेयर करेंगे उससे मिलने वाले बेनिफिट्स के साथ, और देन फिर आप आगे लेके चलेंगे। अभी एक हैंड रेज हुआ है, मैं पहले उन साहब का सवाल ले लूँ। कासिम साहब हैं शायद। जी कासिम साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी कासिम, लाहौर से हैं कोई, आपने हाथ खड़ा किया भाई, आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। हमें बस हाथ खड़ा किया, चलो बहुत अच्छी बात है जनाब, छा गए आप। चले जी, एनीवेज कमिंग बैक, ये जितने भी तरह के फैसले करने जा रहे हैं हम, इन तमाम तरह के फैसलों को करने के लिए हमें जो बेसिक एनालिसिस करना है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके अंदर जो हम बात करना कर रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो सारे का सारा रिलेट करता है दो चीज़ों के साथ। और वो दो चीज़ें क्या हैं, कॉस्ट और बेनिफिट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट और बेनिफिट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना है कि रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू की बात की जाएगी। यहाँ पे अगर कोई भी फैसला करना चाहते हैं तो हमें रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट बेनिफिट्स की बात करनी है। तो ये रेलेवेंट कॉस्ट क्या है और रेलेवेंट बेनिफिट्स क्या हैं, इसको पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमने कोई स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अब आप ज़रा बात को समझने की कोशिश करिएगा कि वी हैव अचीव्ड ब्रेक इवन, हम ब्रेक इवन से आगे खड़े हैं। अगर हम ब्रेक इवन से आगे खड़े हैं तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जितनी इनकर हो रही है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हर एक्स्ट्रा यूनिट हमारे प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा इक्वल टू आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब मैं मिसाल देता हूँ, उसको बात को अंडरस्टैंड करिएगा। हमारे प्लांट की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं हम प्लांट के अंदर। करंटली वी आर मेकिंग ओनली 8,000 यूनिट्स, हम 8,000 यूनिट्स बना के बेच रहे हैं। एक हमें कस्टमर आता है और हमें कहता है कि 1,000 यूनिट्स मुझे बना के बेच दिए जाएँ, 1,000 यूनिट्स मुझे बना के बेच दिए जाएँ, लेकिन उन 1,000 यूनिट्स के बदले में जो हमें वो प्राइस देने पे तैयार है, ये वो प्राइस नहीं है जो हम जनरली तमाम कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं। नंबर वन क्वेश्चन जो है, पहली बात जो हमें देखनी है कि हमें क्या हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मैंने आपको बताया कि प्लांट की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स बनाने की और हम अभी 8,000 बना रहे हैं। इसका मतलब हम मज़ीद 2,000 यूनिट्स बना सकते हैं, प्लांट की कैपेसिटी मौजूद है। सो विदाउट इनकरिंग एनी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट, हमने याद करा तो पड़ा था कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है बट विद इन रेलेवेंट रेंज। अगर रेंज से बियॉन्ड जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट चेंज भी हो सकती है। सो अगर हम फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगी हमें, मज़ीद प्लांट की कैपेसिटी 10,000 है और हम करंटली 8,000 बना रहे हैं, हमें कोई ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर की बुनियाद पे हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो बट वी नीड टू सी कि इस फैसला को करने के लिए रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है और रेलेवेंट रेवेन्यू कौन सा है। ये जो इससे पहले बात लिखी हुई थी वो स्लाइड पे मैं वापस आऊँगा कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें रेवेन्यू भी रेलेवेंट होता है और कॉस्ट भी रेलेवेंट होती है, लेकिन बास डिसीजंस ऐसे हैं जिसमें शायद सिर्फ कॉस्ट ही रेलेवेंट है। जैसे अगला डिसीजन देखें, मेक और बाय, खुद बनाएंगे तो भी पैसे लगेंगे, बाय करेंगे तो भी पैसे लगेंगे। जो हम खुद बना रहे हैं कंपोनेंट या पार्ट, या खुद मार्केट से ख़रीद के आप वो कंपोनेंट इस्तेमाल कर लें अपनी फिनिश प्रोडक्ट मेकिंग के अंदर, तो उससे फिनिश प्रोडक्ट की सेल प्राइस में तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ना,
क्योंकि हम लोगों को ये नहीं बताते फिरेंगे ये इसका जो कंपोनेंट है वो हमने खुद बनाया या मार्केट से ख़रीदा, वट एवर वी आर डूइंग, तो रेवेन्यू तो हमें उतने का उतना ही मिलना है। तो इसका मतलब ये फैसला अगर हम करने जाएंगे तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि बनाने की कॉस्ट कितनी है और बाय करने की कॉस्ट कितनी है, और हम अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करेंगे। तो कुछ यानी फैसले ऐसे हैं जिसमें बोथ रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों रेलेवेंट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे फैसले हैं जिसमें शायद सिर्फ कॉस्ट रेलेवेंट होती है, और सम केसेस में ऐसा भी है जहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट रेवेन्यू ही रेलेवेंट होता है। एनीवेज यहाँ पे जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें एक कस्टमर ने आके कहा कि हमें ये चीज़ एक्स्ट्रा जो आपकी सरप्लस कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करते हुए आप मुझे बना दें, लेकिन मैं आपको कीमत उतनी नहीं दूंगा जितनी आप मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो हमारे से सवाल होगा कि शुड वी एक्सेप्ट दैट ऑर्डर और नॉट, क्या हमें वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या हमें रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। ये करने के लिए जी अगर आप एक सेकंड जी, कोई एक अर्जेंट कॉल है, आई हैव टू टेक। जी हम जो बात करें कि हमें वो स्पेशल ऑर्डर अगर हमें मिल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं। ये फिर किसी ने रेज़ किया है जी हैंड, अब फिर सवाल नहीं करेंगे। जी उस्मान शाह आप सवाल कर लें पहले, फिर मैं बात करता हूँ। जी मेरे दोस्त उस्मान शाह, आपने हाथ खड़ा किया है, सवाल करना है तो कर लें। हेलो सर, सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जेंटलमैन अपना क्वेश्चन करें, क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी जेंटलमैन आप अपना सवाल करें। सर। सर ये मेरा सवाल नहीं सर, मेरा मैसेज है। ये जो आपकी क्लास में है ना, आपकी क्लास में जो है अदनान सर, वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज उनसे कहें कि मेरी सारी शर्टें वगैरह वापस कर दें। हर जगह से ब्लॉक करा हुआ उन्होंने मुझे, चलिए शर्टें मैं वटें लिए, बेटा, इंस्टाग्राम हर जगह से। ये उस्मान शाह मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, आपको क्लास से निकाला जा रहा है। नवीद साहब अब ज़रा ये उस्मान शाह को क्लास से निकाल दें। नवीद साहब आप मेरी बात सुन रहे जी हैं तो जी ज़रा जी इस सर, मैं करता हूँ सर। हाँ इसको रिमूव कर दें। जी सर। इंतहाई फजूल आदमी आप पढ़ने के लिए आए हैं क्या, यहाँ पे अपने ड्रामे करने के लिए आए हैं कि उसने शर्ट ली और इसने ली है। स्टूपिड।
जी एनीवेज, तो जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जब हमने मेक और बाय का फ़ैसला करना है तो हमें, या एक्सेप्ट और स्पेशल ऑर्डर का फ़ैसला करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है और रेलेवेंट रेवेन्यू कौन सा है, और अकॉर्डिंगली उस बात से डिसाइड करेंगे। तो सो क्वेश्चन इज दिस कि विच इज़ रेलेवेंट रेवेन्यू। तो हर वो रेवेन्यू, हर वो कॉस्ट, दोनों चीज़ें वो रेलेवेंट होंगी फॉर मेकिंग एनी डिसीजन, वो जो कि चेंज हो रही है, जिसमें चेंज आ रहा है, आइदर इंक्रीज आइदर डिक्रीज, जिसमें चेंज आ रहा है ड्यू टू दिस डिसीजन, उस कॉस्ट को हम रेलेवेंट कॉस्ट का नाम देंगे फॉर मेकिंग दैट डिसीजन। और अगर रेवेन्यू में चेंज आ रहा है ड्यू टू दैट फैक्टर, ड्यू टू दैट डिसीजन, तो वो रेवेन्यू रेलेवेंट रेवेन्यू कहलाएगा। तो जब हम एनालिसिस करने जाएंगे, डिसीजन मेकिंग करने जाएंगे, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें कंपेयर करना पड़ेगा रेलेवेंट रेवेन्यू को रेलेवेंट कॉस्ट के साथ। ज़रा बात को अंडरस्टैंड करिएगा। जैसे मैं एक जनरल की सी मिसाल से पहले वाली बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक चीज़ बना रहे हैं जो कि हम मार्केट में 20 रुपए की सेल कर रहे हैं, और उसमें हमारी 12 रुपए की कॉस्ट लगती है, वेरिएबल कॉस्ट। 10,000 रुपये की हमारी फ़िक्स कॉस्ट है। दोबारा समझिएगा, 20 रुपए की हम चीज़ सेल कर रहे हैं, 12 रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, और 10,000 रुपये हमारी फ़िक्स कॉस्ट है। हम ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं। एक चीज़, हमारे प्लांट की कैपेसिटी 10,000 है और हम करंटली 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारी सरप्लस कैपेसिटी अवेलेबल है 2,000। हमें एक कस्टमर आके कहता है कि मुझे 15 रुपये में ये चीज़ बना के बेच दें, 1,000 यूनिट्स। नंबर वन क्वेश्चन कि क्या हम ये चीज़ बना सकते हैं, तो जवाब है यस, बिकॉज हमारे प्लांट की कैपेसिटी मौजूद है। नंबर टू, इसको बनाने से हमें क्या रेवेन्यू हासिल होगा एक्स्ट्रा, अगर कोई मिलेगा तो, और क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें फेस करना पड़ेगी, इसीलिए इसे इंक्रीमेंटल यानी इंक्रीज से ये वर्ड निकला है, या डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यानी डिफरेंस। तो डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, उसको हम लेंगे और उसकी बुनियाद पे हम डिसाइड कर रहे होंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप 10,000 कैपेसिटी और 8,000 बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मज़ीद फ़िक्स कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगी। मज़ीद फ़िक्स कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे और आप ब्रेक इवन से भी आगे आ चुके हैं, तो वटेवर इज़ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो आपके प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। यानी 20 वाली चीज़ है, 20 रुपए में बिक रही है, ये कस्टमर कह रहा है कि 20 में ना बेचें बल्कि मुझे 15 में दे दें। तो सवाल ये है 15 में बेचें या ना बेचें। तो 15 में बेचने का एनालिसिस इस तरह से होगा कि 15 में बेचने से हमें रेवेन्यू कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, डिफरेंशियल रेवेन्यू। तो 1000 यूनिट्स का ऑर्डर है, 15 आपको प्राइस मिलेगी, तो 15,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको फेस करना पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि 12 रुपये पर यूनिट है। तो 1000 रुपये को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, 15,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो देयर विल बी 3,000 एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, ये एडिशनल प्रॉफिट की सूरत में आपके प्रॉफिट के अंदर ऐड हो रहा होगा। मेक और बाय, सेल और प्रोसेस फर्दर, यानी किसी भी तरह का फैसला करना हो तो बेसिक एनालिसिस इसी चीज़ से चलेगा, सेल और प्रोसेस फर्दर। जैसे हम एज इट इज़ बेचते हैं चीज़ को, या फर्दर प्रोसेस करके बेचें, यानी अनफिनिश बेचें या फिनिश करके बेचें। अगर हम एज इट इज़ बेच देते हैं, अगर हम एज इट इज़ बेच देते हैं चीज़ को, अभी ख़रीदी हमने, अभी हमने चीज़ इनकम्प्लीट है, हमने हाफ कंप्लीट चीज़ को सेल कर दें, तो हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू हासिल होगा। लेकिन अगर हम उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, चीज़ को कंप्लीट और फिनिश करते हैं, तो हमें मज़ीद रेवेन्यू या सेल प्राइस हमारी उस चीज़ की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम उसको फिनिश करने की तरफ जाते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि फ़िनिश करके सेल प्राइस बढ़ जाएगी, फ़िनिश करने पे पैसे भी लगेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी टू फिनिश दैट प्रोडक्ट, और जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल होगा, जो कि करंटली हासिल हो रहा है विदाउट फिनिशिंग, बाय सेलिंग इट विदाउट फिनिशिंग, वो रेवेन्यू, और जो फिनिश करके सेल करने से रेवेन्यू हासिल होगा, इन दोनों को अगर डिफरेंस लेंगे, तो इन दोनों के डिफरेंस की सूरत में वो जो एडिशनल रेवेन्यू है, डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, that will be compared with the different, that will be compared with your differential and incremental cost। और उसकी बुनियाद पे फिर हम
डिसाइड कर रहे होंगे कि हमें क्या इस चीज़ को एज इट इज़ बेचना चाहिए या फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। सो प्राइमरीली जितने भी ये फैसले हैं इनका इन्हिसार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे है, बट देयर आर सर्टन क्वालिटेटिव या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एज वेल जिसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब अभी तक जितनी मैंने बात की है इसको पहले किसी एक एग्जांपल से हम एलैबोरेट कर लेते हैं और फिर हम मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं। बट अगर किसी के पास ये शर्टें मेरी ले गया है, इसके अलावा कोई इंसानों वाला सवाल है और यू वांट टू आस्क, तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं इन द मीनवाइल आपके सामने जी वो क्वेश्चन कोई अभी मैंने आज आपको ग्रुप के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे थे। आई डोंट नो कि आपने देखे हैं या नहीं देखे, बहरहाल अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आज भी भेजे थे और इससे पहले भी मैंने भेजे थे आपको। जी आपने सर वाई एलोकेटेड कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडिंग मेक और बाय डिसीजन, ये इसका जवाब बाद में देते हैं। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट क्या होती है ये भी आपको बताते हैं जेंटलमैन, क्या रीज़न है जी। जी आई होप कि स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। इस स्क्रीन को देखें तो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं जी मोरेलो इनकॉर्पोरेशन। ये अगर नज़र आ रहा है, कोई नज़र आ रहा है तो कोई बंदा रिस्पॉन्ड कर दे। शेयर स्क्रीन की अगर नज़र आ रही है तो कोई बंदा रिस्पॉन्ड कर दे, आइदर बाय रेजिंग हैंड और बाय टाइपिंग समथिंग। ओके चले आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं। अब सारे लिखना शुरू हो गए हैं अल्लाह के बंदो। जी So Morello Incorporation manufactures basketballs for the National Basketball Association (NBA) for the first 6 months of 2017. Company reported the following operating results while operating at 90% plant capacity and producing 90,000 units. 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, 90,000 यूनिट्स बना रहे हैं। तो जो पूरे प्लांट की 100% कैपेसिटी है वो फिर 90,000 नहीं बल्कि 100,000 है, 1 लाख। एक लाख यूनिट्स आप बना के बेच सकते हैं। तो व्हाट कंपनी इज डूइंग एट द मोमेंट, $50 की एक चीज़ बेची जा रही है, 90,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 45 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड $34, 34 इंटू 90 करके ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शायद निकली हो या इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं।
अब जो बात समझने वाली है ये है कि ये पहले समझें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना हुआ है, क्या ये वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत बना हुआ है या ये आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बना हुआ है। ये वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत बना हुआ है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज़ किया जा रहा है, तो ये वेरिएबल कॉस्टिंग बल्कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बना हुआ। हामिद जी, हामिद आप सवाल कर लें। जी हामिद, सवाल है आपका तो पूछ लें भाई। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आप यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बनता ही नहीं है सर। आज टिकटॉक बैन हुआ है, मेरी रोजी रोटी चली गई है सर। मैं बहुत बड़ा टिकटॉकर था, चलें ठीक है। 500K थे। सो नो वन इज़ अलाउड टू टॉक नाउ। अब किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी। जो सवाल पढ़ने के लिए आए हैं सिर्फ वो लोग टाइप करके क्वेश्चन कर सकते हैं जी। एनीवेज, सो सेल्स जो हैं, अगर हम देखें वेरिएबल कॉस्टिंग के ज़रिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहें तो हमें इल्म है कि वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जी, तो अगर हम वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमें ज़रा इसको डिटेल में भी समझना है, डाटा को मज़ीद देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड वर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपको बताएगी है 30,60,000। इस 30,60,000 के अंदर कुछ पार्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट का है और कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का है। व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू कि हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हमारी फ़िक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट इसमें से कितनी है। 30,60,000 में से बताया जा रहा है कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो 9 लाख है, यानी फ़िक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपको बताई गई है, फ़िक्स CGS जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे आप कह रहे हैं। चले मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ और इसके सामने जी, ये जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट वेरिएबल है। जो फिक्स्ड पार्ट है वो हमें बता दिया गया कि वो 9 लाख का है। जी, जो 9 लाख की फिक्स कॉस्ट है, तो व्हाट इज़ वेरिएबल कंपोनेंट देन। जो वेरिएबल कंपोनेंट है इसके अंदर से हम वो पता कर लेते हैं। ये 30,60,000 में से अगर 9 लाख माइनस कर दिया जाए तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 21,60,000 की है। इसी तरीके से बताया गया सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 1,80,000। फिक्स कॉस्ट सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल 3,60,000 के हैं। जी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो 3,60,000 के हैं और उसके अंदर से 1,80,000 के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और रिमेनिंग वेरिएबल हैं। तो 180,000 अगर मेंशन करते हैं तो रिमेनिंग जो आपके हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे।
जी, तो ये अभी तक जो डाटा पड़ा उसको हमने एनालिसिस कर लिया। इन जुलाई normally a slack manufacturing month, Morello receives a special order. Slack manufacturing month का मतलब जिसमें आमतौर पे कम प्रोडक्शन होती है। Company receives a special order for 10,000 basketballs. तो पहला सवाल इससे आगे जाने से पहले ये है कि क्या हमारे प्लांट की कैपेसिटी इतनी है कि हम ये 10,000 चीज़ें बना सकते हैं। जवाब यस या नो में 90,000 यूनिट्स बना रहे हैं, जो कि 90% कैपेसिटी है, और जो टोटल कैपेसिटी है वो 1 लाख की है। अगर 1 लाख की कैपेसिटी है तो 1 लाख में से 90,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं, और बाकी 90,000 यूनिट्स बना रहे हैं और 10,000 यूनिट्स और बना सकते हैं, और हमें उतनी यूनिट्स का ऑर्डर मिल रहा है। तो हम वो जो 10,000 यूनिट्स हैं उसको बनाने के लिए हमें ऑर्डर मिल रहा है। अब अगली बात ये है कि हम उसको कितनी प्राइस में बना के बेचना है। हमें कहा गया है कि $30, जबकि हम वैसे मार्केट में सेल करना है 50 की। और ये ऑर्डर हमें मिला है फ्रॉम द चाइनीज़ बास्केटबॉल एसोसिएशन। कंपनी अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि अमेरिकन एक बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उसको बास्केटबॉल सप्लाई कर रही है। अब एक अलग कंट्री से एक ऑर्डर मिला है। अब जब एक अलग कंट्री से ऑर्डर मिल रहा है तो यूजुअली लोग नहीं चाहते कि ऐसे ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दें, बल्कि उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसी न किसी सूरत उसको रिटेन करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो व्हाट दे नीड टू डू कि अगर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा उनको, ये अगली बात है। इससे आगे acceptance of the order would increase variable selling administrative expenses by $0.5 per unit because of the shipping cost, but would not increase fixed cost and expenses. अगर आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो चूँकि आपको ये माल चाइना भेजना पड़ेगा, तो चाइना शिप करने के आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे पर यूनिट, लेकिन फिक्स कॉस्ट में और बाकी एक्सपेंसेस में ऐसा इंक्रीज नहीं है। तो सवाल नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1 लिखा हुआ प्रिपेयर एन इंक्रीमेंटल एनालिसिस और स्पेशल ऑर्डर, शुड मोरेलो इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट स्पेशल ऑर्डर या नहीं। ये सारा काम करने के लिए तरीका कार क्या होता है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तरीका कार ये है कि पहले आप करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। दूसरा ये है कि आप प्रपोज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। प्रपोज के मुराद जो बाद में आपको मिलने जा रहा है सारा कुछ। और फिर आप डिफरेंस का कॉलम बना लें, उसे ही इंक्रीमेंटल का कॉलम कहते हैं। इंक्रीमेंटल आप लिख सकते हैं या डिफरेंशियल लिख सकते हैं, आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलें, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जी, ये अभी देख लेते हैं हमारे पास। जी, हमें करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत बनाना है। अगर हमें पता है कि कितने यूनिट्स बना के हम बेच रहे हैं 90,000 एंड देयर आर बीइंग सोल्ड फॉर $50, तो 90,000 इंटू 50 करके हम डायरेक्ट पे निकाल सकते हैं। या वैसे हमें मेंशन भी किया गया कि 45 लाख की हमारी सेल है, 45 लाख मेंशन कर लें। इसमें से माइनस करेंगे आप वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है 21,60,000 और 1,80,000। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख के ऐड कर लेता हूँ 21,60,000 प्लस 1,80,000, तो 23,40,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें से माइनस किया तो रिजल्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और अगर फिक्स कॉस्ट हम इसमें से माइनस करें तो हमें प्रॉफिट पता चल सकता है। तो फिक्स कॉस्ट जो है 9 लाख एक है, 188, दोनों को ऐड करेंगे तो 10,80,000 आपकी कॉस्ट बनती है। 10,80,000 माइनस कर लें तो जो प्रॉफिट है आपका वो 10,80,000 है, जो कि यहाँ पे बना हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर भी यही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया है ये हमने
अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग बनाया। अब प्रपोज क्या है कि हम जो पहले 90,000 यूनिट्स बेच रहे हैं वो तो बेचेंगे, बट वी हैव रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर जिसके यूनिट्स हमें कह गए हैं 10,000 और $30 की प्राइस हमें मिल रही है। सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है टेक्निकली ये 90,000 यूनिट्स का है। जी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये जो है ये 1 लाख यूनिट्स के लिए है। अगर 1 लाख यूनिट्स का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, ये तो रेवेन्यू रहेगा, तो एडिशनल रेवेन्यू जो आपको ऑर्डर मिला है वो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30। तो 10,000 यूनिट्स हैं, 10,000 उनको 30 से मल्टीप्लाई करें जी। 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30, ये 3 लाख बनता है। ये 3 लाख एडिशनल रेवेन्यू आपको मिलेगा, जबकि 45 लाख पहले का रेवेन्यू है। तो अगर हम इसको ऐड कर लें इसके अंदर, तो हमारा जो रेवेन्यू हो जाएगा वो 48 लाख का होगा। समझ आ रही है बात जी? अब अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, अभी वो जो ये लास्ट वाला पॉइंट अगर लिखा हुआ है 0.5 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। अगर ये ना भी लिखा हो तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कितनी। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है 23,40,000 है, 23,40,000। तो अगर हम पर यूनिट निकालना चाहते हैं तो 23,40,000 जो आपकी कॉस्ट है, इसको आप डिवाइड करें जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप करंटली बना रहे हैं जो कि 90,000 है, ये 26 बनती है। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कर लें, ये जो 21,60,000 है इसको ऐसे डिवाइड कर दें 90,000 से, 24 ये बनती है। और ये वाली जो वेरिएबल है 180 डिवाइडेड बाई 90,000, ये 2 बनता है। इन दोनों का टोटल जो है वो 26 है। तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी जो वेरिएबल वाली है वो 26 है। अगर ना भी बताया हो तो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी यूनिट्स नाउ वी आर सेलिंग? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 26। और फिक्स कॉस्ट भी उतनी की उतनी रहेगी, बिकॉज कैपेसिटी आपकी इंक्रीज आप नहीं जा रहे बियॉन्ड कैपेसिटी। सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। तो देखिए अगर हम करंटली चलते जाएं तो 90,000 यूनिट्स की सूरत में आपका प्रॉफिट जो है वो 10,80,000 है। अगर आप वो 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर एक्सेप्ट करके 1 लाख यूनिट की सेल करना शुरू कर देते हैं तो 11,20,000 प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब ये प्रॉफिट आपको ये फोर्स कर रहा है कि आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लें। बट अगर मज़ीद हम इसको देखना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं, इंक्रीमेंटल से मुराद वो जो आपके 10,000 यूनिट्स हैं, हम सिर्फ उनकी बात करें, 10,000 यूनिट्स हैं आपके, उनसे जो रेवेन्यू आपको मिलना है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 वो 3 लाख है। आप इन दोनों कॉलम के डिफरेंस से भी ये चीज़ निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा यूनिट आप बना के बेच रहे हैं 10,000 यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो है 10,000 की वेरिएबल कॉस्ट अगर 26 है, तो हम 3 लाख माइनस 2,60,000 अगर करें तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट हमें कितनी फेस करना पड़ेगी? 0, बिकॉज पहले भी 1080 अब भी 1080, ये 40,000। तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ कर गया? 40,000। हमने ये जब वेरिएबल कॉस्टिंग में एनालिसिस किया था तो ये शॉर्टकट भी हमारे पास मौजूद था। $26 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 26 है और सेल प्राइस 30 है तो जो डिफरेंस है वो $4 का है। हर एक्स्ट्रा यूनिट $4 आपके प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। शॉर्टकट में जब आप निकालना चाहें तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 40,000 आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर। अभी मैंने जो बात अभी की है इसके अंदर मैंने वो चीज़ इग्नोर की है जो यहाँ पे लिखी हुई थी। अब मैं इसको शामिल कर लेता हूँ। यहाँ पर कहा गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर वुड इंक्रीज वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 0.50 पर यूनिट। इसका मतलब वेरिएबल जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो 2 नहीं बल्कि 2.5 होंगे अब। तो अगर अब यह 2.5 होंगे तो इसका मतलब जो नए यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो 26.5 होगी। जो पुराने यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट तो वही होगी, जो नए यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट आपको जो फेस करना पड़ेगी वो पहले 26 फेस करना पड़ी है वेरिएबल कॉस्ट, अब आपको 26.5 फेस करना पड़ेगी। यानी जो आपके यूनिट्स हैं
जी, जो आपकी ये पहले वाले यूनिट्स हैं, ये तो कॉस्ट आपको फेस करना ही पड़ेगी, यानी 23,40,000 तो होगा ही होगा। इसमें प्लस करेंगे आप जो नए यूनिट्स बन रहे हैं वो 10,000 है, और मल्टीप्लाइड करें उसको 26.5 से, दूसरे लफ्ज़ों में 2,65,000 आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, आप इसमें शामिल कर लें। तो ये 23,40,000, और अब यानी अगर 10,000 यूनिट्स का निकालना चाहें तो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 26.5, तो 2,65,000 आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, जबकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो हासिल हो रहा है वो 3 लाख का है। तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है वो 35,000, ये प्रॉफिट होगा 35,000। इन दोनों का डिफरेंस भी 35,000 है, और वैसे भी तो ये इंक्रीमेंटल कॉलम की बुनियाद पे भी डिसाइड किया जा सकता है, इन दोनों के डिफरेंस से भी डिसाइड किया जा सकता है कि अगर प्रपोज सूरत हाल के अंदर आपका प्रॉफिट बढ़ गया है तो आपको इस चीज़ की फॉर में डिसीजन देना चाहिए। जो एनालिसिस में लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिपेयर एन इंक्रीमेंटल एनालिसिस। तो ये जो मैंने आपके सामने 3 कॉलम बनाए हैं, ये इंक्रीमेंटल एनालिसिस ही है। दूसरा सवाल है शुड मोरालो इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट द ऑर्डर, तो जवाब येस है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। नंबर 3 पार्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम सेलिंग प्राइस if in the special order to produce income of 5.50 per ball। कंपनी को जो वेरिएबल कॉस्ट फेस करना पड़ रही है वो 26.5 है, फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा फेस नहीं करना पड़ेगी। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहे 5.5 का, तो जो 26.5 है इसमें 5.5 अगर हम ऐड कर लें तो हमारी प्राइस होनी चाहिए वो $32 होनी चाहिए। क्यों कि $32 अगर प्राइस रखें, उसमें से माइनस करें अगर आप 26.5, तो ये 32 माइनस 26.5 जो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है वो 5.5 का है, और यही आपके प्रॉफिट के अंदर फिर ऐड हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है व्हाट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, जो अभी स्लाइड्स पे भी शो किया गया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं व्हाइल मेकिंग दिस डिसीजन, जिनको कंसिडर करना चाहिए। हम अगर डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें क्या कंसिडर करना है, हमने किन चीज़ों को कंसिडर करना है व्हाइल मेकिंग दीज डिसीजंस। जी, जिन चीज़ों को हमने ब्लॉक करना, जिन चीज़ों को हमने एनालिसिस में शामिल करना है, अदर देन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जिन्हें बात कहा जा रहा है फाइनेंशियल फैक्टर्स के अलावा, अगर हम ये स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने की सूरत में हमें ये ख्याल रखना है कि हम अगर मार्केट में कस्टमर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हमें चीज़ 50 में बेची जा रही है और दूसरे कस्टमर्स को फॉर एग्जांपल वो 30 में बेची जा रही है, तो इट माइट भी पॉसिबल कि वो सारे कस्टमर्स आपके पास पहुंच जाए और कहें जनाब हमें भी चीज़ 30 में सप्लाई करें। तो अभी तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट हमें डिसीजन करते हुए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है, नंबर 1 हाँ देखना है, लेकिन नंबर 2 हमें इन फैक्टर्स को भी देखना है। यही वो काम है जो बेसिकली डिसीजन मेकर्स का होता है। ये जो कैलकुलेशन है ये उनको डिसीजन करने में सपोर्ट करती है। सो हमें ये देखना होगा कि अगर हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वी हैव टू फेस सर्टेन चैलेंजेस, कि हमारे कस्टमर और भी आगे अगर हमें वो प्राइस कम करने को कह दें, तो जो करंटली हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर चुके, ब्रेक इवन से आगे जा चुके, हो सकता है कल हमें वो ब्रेक इवन से पीछे हम जा रहे हैं और हमें ब्रेक इवन ब्रेक इवन से पीछे जा रहे हैं और हमें वो अपने प्रॉफिट को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बेचने पड़े। तो ये एनालिसिस इंक्रीमेंटल एनालिसिस जिसकी बुनियाद पे हम डिसीजन कर रहे हैं। अब इस डिसीजन को करने के लिए जिन कॉस्ट्स में चेंज आया है वो रेलेवेंट कॉस्ट हैं, जिस रेवेन्यू में चेंज आया वो रेलेवेंट रेवेन्यू है। यहाँ पे जो हमारे अभी तक एनालिसिस हुआ इसमें वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ चेंज आया है, फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि फॉर मेकिंग दिस डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट इज द रेलेवेंट कॉस्ट, बट दैट डजंट मीन कि वेरिएबल कॉस्ट ही रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल कि हम स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो वो जो क्लाइंट है हमारा उसने कहा जनाब अपनी बॉल पे आप हमें प्रिंटिंग भी करके दें बास्केटबॉल पे, कंपनी का जो चाइनीज़ बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसका लोगो लगा के दें। अगर इस तरह की कोई बात हो और हमें वो लोगो लगाने के लिए एक्स्ट्रा मशीन ख़रीदनी पड़ रही है, वो एक्स्ट्रा मशीन अगर ख़रीदेंगे तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर वो फ़िक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी, तो इसका मतलब ऐसी सूरत हाल में
अगर चेंज आ रहा है वेरिएबल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट के अंदर भी, तो वो फिक्स कॉस्ट भी हमारे डिसीजन से रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पे कंसिडर होगी। कोमल जहान आप सवाल पूछ लें। जी कोमल जहान आप सवाल पूछ लें। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, पूछें। जी सवाल पूछें आप। सर जी वालेकुम अस्सलाम, वी कैन हियर यू, आप अपना सवाल पूछें। जी एक सवाल है, आपने पूछा है वेरिएबल कॉस्ट करंट की कैसे कैलकुलेट की है। करंट वेरिएबल कॉस्ट है, ये ज़रा देख लें। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 26.5 है, अब करंट की कैसे कैलकुलेट की है, तो करंट की कॉस्ट थी 21,60,000, जिसको डिवाइड किया है 90,000 यूनिट से। ये 90,000 यूनिट्स पहले बना रहे थे, उससे डिवाइड कर दें ये वाली वेरिएबल कॉस्ट और ये वाली वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका रिजल्ट आएगा 24 और 2, तो वो 26 हो जाएगा। तो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट करंट वाली है। प्रपोज के अंदर 24 ही है फिक्स, और लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो 2.5 लिखा है, तो प्रपोज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 26.5 हो जाएगी। ये रहा, मेरे ख्याल में अब समझ आ रहा होगा। ये कोमल आपने कहा है कि 1,80,000 है न्यू फिक्स कॉस्ट। जी 10,80,000 कैसे, मैंने 10,80,000 लिख दी है, 1,80,000 लिखी होगी मैंने। जी 10,80,000 कैसे, ओके। ये 9 लाख फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से 180 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10,80,000 बनेगा। और ये हमने रिपोर्ट किया, ये पहले भी यही थी। हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर दें या कम कर दें, फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता, वो उतने की उतनी ही रहेगी, इसलिए फिक्स कॉस्ट सेम लिखी गई है। तो इसीलिए इंक्रीमेंटल के कॉलम में ये ज़ीरो नज़र आ रहा है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस नहीं करना पड़ रही। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। कोमल ने कहा समझ आ गई है। ये वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है जनाब, मैंने वो ऐड कर दिया है। प्रपोज वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन जो यहाँ पे ये कैलकुलेट किया गया है 26,05,000, ये ऐसे है कि पहले तो 23,40,000, 90,000 यूनिट्स की तो कॉस्ट रहेगी। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है 10,000 यूनिट्स पे, वो 2,65,000 है। तो आप 23,40,000, आप 23,40,000 को और 265,000 को ऐड कर दें तो ये 26,05,000, 26,05,000 बन जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, और वैसे जब आपने ये निकाला तो उसको उसके अंदर ऐड कर दें। जी जी रुतबा, मैंने अभी ये बताया 26,05,000 कैसे। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। पार्ट सी दोबारा एक्सप्लेन कर दें। पार्ट सी में पूछा क्या गया है। जी पार्ट सी में पूछा गया है व्हाट इज़ द मिनिमम सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द स्पेशल ऑर्डर टू अर्न एन इनकम ऑफ 5.50। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 26.5 है, 26.5, तो आप इसमें टारगेट प्रॉफिट ऐड कर लें, वो आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। वो 32 बनती है, 32, 26.5 प्लस 5.5। याद कर लें, टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस ऐसे किया था। वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी अभी आप है उसमें अगर आप इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बिकॉज अभी आपको जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल रहा है वही आपके प्रॉफिट के अंदर हो रहा है। 26.5 वेरिएबल कॉस्ट है और 30 का कंट्रीब्यूशन, $30 की सेलिंग प्राइस है, तो 3.5 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर 3.5 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो इसका मतलब आप 3.5 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पर यूनिट, और वही प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। अगर आप 5.5 चाहते हैं तो 5.5 26.5 में ऐड कर दें तो $32 प्राइस बनेगी। आप 32 से 5 माइनस भी कर लें 26.5, तो वही बनता है 5.5।
जी कोमल, आप मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही या आपको नहीं आ रही, सॉरी। प्रपोज का वेरिएबल कॉस्ट कैसे आया, और तो मैंने अभी बताया, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो बता दें। जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जेंटलमैन टोटल ही होता है, पर यूनिट नहीं होता। फरहान इकबाल, आपको पर यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, ओवरऑल ही बनाना है। फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन शॉर्टकट एनालिसिस पर यूनिट की बुनियाद पे हो सकता है। By accepting this order, plant will achieve maximum production capacity. Can we mention this point in non-financial analysis? देखिए, ये तो अच्छा पॉइंट है, ये बुरा पॉइंट नहीं है कि आप ये मेंशन करें। देखिए, हम कह रहे हैं कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कंसिडर करें। प्लांट 100% कैपेसिटी अटेन करेगा तो दिस इज़ गुड थिंग, बिजनेस को ये करना चाहिए, प्लांट को मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूटिलाइज करना चाहिए। तो आप मेंशन करना चाहें तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है। नॉन फाइनेंशियल ये है कि आप अगर ये फैसला कर लेते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो व्हाट चैलेंजेस अदर देन दिस फाइनेंशियल एनालिसिस आपको फेस करना पड़ेंगे। तो वो जो चैलेंजेस है उसमें सबसे पहला तो मैंने आपके सामने शेयर किया कि अगर आप इस कस्टमर को ये 30 में बेचेंगे तो बाकी भी आगे कहेंगे लाओ 30 में बेचो। तो अगर 30 में बेचेंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पहले वाला पर यूनिट कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपका ब्रेक इवन जहाँ पे हो रहा था उससे बहुत आगे चला जाएगा। फिर हो सकता है शायद ही आप इस प्राइस पे ये चीज़ ना बेच सकें। नुमान अफजल, व्हाट इज़ द रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेवेन्यू इन दिस क्वेश्चन? मैंने बता दिया अभी, और कैसे बताएंगे। वो रेवेन्यू जो चेंज हो रहा है उसे रेलेवेंट रेवेन्यू, जो चेंज कॉस्ट चेंज हो रही है, तो ये जो यहाँ पे एनालिसिस किया इसमें वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, फिक्स नहीं चेंज हो रही। तो वेरिएबल कॉस्ट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन, और जो सेल प्राइस जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल हो रहा है वो रेलेवेंट रेवेन्यू है। सो इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपके सामने एनालिसिस किया, दिस इज टेम्पलेट ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस। इसी तरह से बाकी भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। आपके पास किताब के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको आपने जाके देखना है। मैं अभी सिर्फ एक और चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जी प्लीज़। जी कोमल, सर आप सवाल करें। जी सर, मुझे पार्ट सी का ना मतलब कैलकुलेशन समझ आ गई थी कि हमें वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट में अपना प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट प्लस करना है। मुझे इसकी जी, लॉजिक समझ नहीं आई। क्यों ऐड करना है? यस सर। अच्छा, पहले ये बताएं कि अगर अभी अभी हमने जो किया इसके नतीजे में हमारा प्रॉफिट $30 में आप चीज़ बेच रहे हैं, और $30 में चीज़ बेचने के बाद 26.5 हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो 3.5 हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, तो 10,000 यूनिट्स का अगर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35,000। यस यस, सर। इसका मतलब पर यूनिट हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? पर यूनिट प्रॉफिट 35,000 प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितने सर यूनिट्स? 3.5। 3.5। अगर हम यहाँ पे 35,000 की बजाय 55,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहें, कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहें? 55। 55,000। और हमारी ये जो सेल 5.5। प्राइस, इसका मतलब ये अगर 55,000 आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो 55,000 ही आपको कंट्रीब्यूशन भी अर्न करना पड़ेगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ज़ीरो है। यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट भी यही है 2,65,000। तो व्हाट शुड बी योर सेल प्राइस? अगर रिवर्स ऑर्डर में चलें तो 55,000 प्लस 2,65,000, तो ये 32,000 3,20,000 आपको सेल करनी पड़ेगी। तो 3,20,000 की सेल करने का मतलब 10,000 यूनिट से डिवाइड करें तो $32 की आपको सेल प्राइस रखनी पड़ेगी। तो जितना आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अर्न करना है, बिकॉज वही कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपके प्रॉफिट में ऐड होता जा रहा है, तो व्हाट एवर यू रिक्वायर एज प्रॉफिट पर यूनिट, वही आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है रिक्वायर्ड पर यूनिट। उस रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को आप ऐड कर दें अपनी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, यू विल गेट योर टारगेट सेल प्राइस की कितनी रखनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके। जी समझ आ गई बात या नहीं? जी कोमल, यस समझ सर, आ आई गई है? है। ओके, दैट्स सर ग्रेट। लेकिन जब हम ब्रेक इवन वाला टॉपिक कर रहे थे
जी, उसमें आपने कहा था कि टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट करते हैं, ऐसे ही है ना? कि अगेन यस आपकी सर। आवाज़ गायब हो गई, चले मैं वो बता यस सर। देता हूँ जी। वो असल में वो था कि कितने यूनिट्स बेचे जाएं या कितनी सेल की जाए कि आपको प्रॉफिट उतना अचीव हो जाए। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बताएं प्राइस क्या रखें। वहाँ पे बात हो रही थी कि कितने यूनिट्स बेचे जाएं, कितना प्रॉफिट, वो सेल प्राइस नहीं रखी जाए बल्कि कितने यूनिट्स या कितना रेवेन्यू अर्न किया जाए कि आपको टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। जबकि यहाँ पे जो बात हो रही है कि अगर पर यूनिट इतना कमाना चाहते हैं तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर जो कमाना चाहते हैं वो ऐड कर दे, तो इतनी सेल प्राइस रखेंगे, सेलिंग प्राइस, तो यू कैन अचीव दैट। जी जी शाहिदुल हसन, आप बात कर लें अगर आपने को करनी है तो। शाहिदुल हसन, आपने को सवाल करना है तो कर लें। आपने भी ये कहना है टिकटॉक बंद हो गई है, चलो अच्छी बात है। एनीवेज मैं अभी आज के लिए इतना ही कंक्लूड करता हूँ। आपको जो चैप्टर रेफ़र किया गया आपने वो पढ़ना है, और जो स्लाइड्स मैंने शेयर की हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो हैं ये आप लोगों के साथ ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर हो गए हुए हैं। आप इनको पढ़ें, और ये जो अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया है मैं ये भी शेयर कर देता हूँ। आप इसको लें और प्रैक्टिस करें और आगे चलें। ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट का जेंटलमैन ये मैं कल बताऊंगा, जो कि अभी मैंने ये स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैं अभी इसको रोक रहा हूँ। मैंने कुछ पढ़ने को इसलिए कहा है, थोड़ा सा पढ़ लें तो फिर बाकी लोग भी ऑन सेम पैटर्न पे आ जाएंगे, तो फिर ज़रा मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। मैं अभी जी ये जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी मैंने जो रेलेवेंट मटेरियल है आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी, और जो लोग क्लास में ऐसे ही फजूल याद करने के लिए आते हैं आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू ज्वाइन। एवं अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और दूसरों का भी। इट्स बेटर कि आप अपना जो करना चाहते हैं टिकटॉक या इधर उधर जो भी करना चाहते हैं वो करते रहें। बाकी फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीक में होगी बात। अभी आपने कुछ पढ़ना है, और कुछ पढ़ने के बाद जितने ये स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने से रिलेटेड डिसीजन है, सारे नहीं, लेकिन जो गैरिजन की किताब में से चैप्टर आपको बताया गया उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप उसमें से जितने भी स्पेशल ऑर्डर अगर मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें। जो मैंने हैंड आउट दिया है इसके अंदर भी जितने इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप अगर इतना कर लेंगे तो फिर अगला करना हमारे लिए आसान होगा, फिर अगली क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।